हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक पेपर जो कि सीबीएसई 2025 का शायद हो सकता है। इस पेपर के अंदर मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। बिल्कुल पेपर का पैटर्न वैसा ही बनाने की कोशिश की है मैंने जैसा कि सीबीएसई में आने वाला है, यानी कि आप लोगों के स्कूल में पूछे जाने वाला है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आमूमन मैंने आपके पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके निकाला है, यानी कि यही क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में रिपीट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए, या फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स एवरेज आ जाएं या फिर 60-70 तक पहुंच जाएं, तो बेटा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हर एक क्वेश्चन देखो यहां से, आप बस क्वेश्चन का भी आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसे आप कहीं से भी तैयार करो, ये आपकी मर्जी है, बट मैंने आपको ये जो क्वेश्चन लीक करके दिए बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस के बाहर तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ही नहीं। बट हाँ, एक आधा क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो अगर हमने तैयारी नहीं की है उसके कंपैरिजन में अगर हम 70-80 नंबर तक ला भी पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मैंने कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। कक्षा 7वीं विज्ञान प्रश्न पत्र सीबीएसई 2025 के लिए है ये, और ये 2025 में जो पेपर पूछा जाने वाला है बेटा, उसका ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। समय 3 घंटे मिलेगा आपको, 80 अंक का पेपर होगा। हो सकता है कि आपका 70 मार्क्स का पेपर हो, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल मार्क्स के हिसाब से भी कुछ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पहला सेक्शन, पहला खंड ए, उसके अंदर 15 एमसीक्यू हो सकते हैं। हो सकते हैं 15 भी हो सकता है 20 भी हो। तो मैंने आपको यहाँ पर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर भी दिए हैं। तो आप लोग बस इस वीडियो को लास्ट तक सुन लो, ध्यान से समझ लो। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा आंसर के साथ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया बेटा? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट भक्षी है। कीट भक्षी वो पौधे होते हैं बेटा जो कीटों का भक्षण करते हैं। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर मृदा के अंदर या तो बहुत ज्यादा अम्लीय गुण होते हैं या क्षारीय गुण होते हैं, या फिर बेटा मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं आपके, जैसे कि पिचर प्लांट, जैसे घटपर्णी, और फ्लाई, जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो। यहां पर कह रहा है कि कौन सा है इनमें से। तो आपके पास देखो है मटर। मटर तो कहीं पर भी कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता। मनी प्लांट है, वो भी नहीं खाता। पिचर प्लांट जिसे आप घटपर्णी कहते हैं बेटा, वो है। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या बेटा? पिचर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है मानव शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। उत्तर तो आपके सामने ही है, लेकिन ये याद रखना, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है बेटा, और हमारी छोटी आंत तक होती है। छोटी आंत का आकार 1.5 मीटर, सॉरी 7.5 मीटर होता है, और उसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि वो कम छिद्र वाला होता है। और बड़ी आंत 1.5 मीटर की होती है, जो कि लंबाई में छोटी है पर उसका छेद बड़ा होता है बेटा। और हमारा सारा पाचन जो है वो क्षुद्रांत में हो जाता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्षुद्रांत बेटा। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, वो आपको बताना है बेटा। अम्ल क्या होता है? जिसका खट्टा स्वाद होता है ना, मुख्यतः। अब इसमें से बहुत सारे, ये सारे के सारे अम्ल वो अम्ल है बेटा जिसे आप मिनरल अम्ल कहते हैं, जिनको लैब में बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है बेटा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको थोड़ा हम क्लीन लिख लेंगे बेटा, बहुत ज़रूरी है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये Na अलग लिखना, गड़बड़ मत कर देना, और OH अलग लिखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है बेटा। HCl में L आप छोटा लिखेंगे क्योंकि Cl जो है वो एक साथ आता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है बेटा, और अमोनिया NH3 होता है। तो सूत्र सबके याद रखना। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अम्ल है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा वो क्षारकीय होता है, और अम्ल में अगर हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में होता है? इलेक्ट्रिक बेल में होता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रिक घंटी में होता है। बल्ब में बेटा उसका कह सकते हो प्रकाशीय प्रभाव है। घंटी में उसका कहीं ना कहीं चुंबकीय प्रभाव है। हीटर में तापीय प्रभाव है, और फ्यूज में भी तापीय प्रभाव है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन बेटा माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है। जब माध्यम में परिवर्तन आता है तब प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? सल्फर एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है, सोडियम एक धातु है, नाइट्रोजन एक अधातु है। तो उत्तर के तौर पर सोडियम आ जाएगा।
पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, जाइलम जो है वो कहीं ना कहीं जल का परिवहन करता है। स्टोमेटा छिद्र होते हैं, पौधों के पत्तों पर पाए जाते हैं, जहां पर पानी का निष्कासन होता है या फिर आप कह सकते हो गैस का विनिमय होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तों में पाया जाता है, जो कह सकते हो हरित लवक होता है, हरित वर्णक होता है, वर्णक, हरित लवक नहीं, हरित वर्णक होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक परजीवी है? परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी और जीव पर जाकर पनपते हैं बेटा। अमीबा नहीं है क्योंकि वो पानी में अपना भोजन खुद प्राप्त करता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम इसका आंसर है, ये याद रखना, प्लाज्मोडियम अपने आप में परजीवी है जो किसी शरीर में जाकर पोषण प्राप्त करता है। अम्ल और क्षारक को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, लिटमस पेपर का। जल से अम्ल और क्षारक की पहचान नहीं होती है, लिटमस पेपर से जल, अम्ल की और क्षारक की पहचान होती है बेटा। लिटमस पेपर याद रखना, नीले वाला लाल हो जाता है अम्ल में, लाल वाला नीला हो जाता है क्षार में, याद रखेंगे बेटा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंवहनीय पदार्थ है? असंवहनीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें से कह सकते हो संवहन नहीं हो पाता, विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाता। जैसे लकड़ी में से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। उत्तर आ जाएगा, तांबा में से हो सकता है, लोहा में से हो सकता है, एल्यूमिनियम में से भी हो सकता है। उसके बाद है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है बेटा, हम सभी को पता है। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कितने प्रतिशत में नाइट्रोजन पाई जाती है। वैसे मुझे पता है, आप उत्तर आसानी से दे सकते हो। इसका उत्तर आ जाएगा बेटा 78% में। 78% में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पूछा जा सकता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है, ऊष्मा निकलती है या फिर कह सकते हो खुशबू निकलती है, पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है। अब देखो, इनमें से कोई भी परिवर्तन इनमें से किसी में भी होगा वो उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बर्फ का पिघलना, कुछ नया पदार्थ नहीं बना, पहले भी पानी था अभी भी पानी है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बर्फ का पिघलना कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद बेटा कागज का जलना, कागज का जलना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जलकर राख बनता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर है? एक मिनट बेटा, एक मिनट मैसेज। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? वो होता है बेटा किडनी यानी वृक्क के द्वारा। ये हृदय जो है वो हृदय पंप करता है, बस रक्त को शुद्ध नहीं करता। और हमारा जो लंग है, फेफड़े है बेटा, वो ऑक्सीजन को मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम जो है वो वृक्क करते हैं, जिसे किडनी भी कहते हैं। यकृत यानी कि लीवर होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन रक्त को शुद्ध वो नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ है जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकती बेटा? ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी कहते हैं जिनमें से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकती है। कांच में से निकल सकता है, पानी में से निकल सकता है, लकड़ी में से नहीं निकल सकता, हवा में से निकल सकता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज बेटा विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ऐसा हो पाता है। उसके बाद आता है प्रश्न खंड बी से, जो कि 16 नंबर का प्रश्न है। ये 2 अंकों के प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न पूछे गए यहाँ पर बेटा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, पेपर में ये पूछा ही जाता है अगर ये पेपर में चैप्टर आ रहा है आपका तो, क्योंकि ये सेलेक्टिव चैप्टर भी कई बार स्कूल में टीचर्स देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर अगर आ रहा है तो ये पक्का पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ शैवाल भी आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं बेटा, और जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हरित वर्णक के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के परिणाम स्वरूप वो ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 बेटा। और याद रखना, भोजन बनाने की प्रक्रिया वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में हरित वर्णक, हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक और हरित वर्णक एक ही बात है, वो पाया जाता है, और इससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अभिक्रिया लिखने के लिए आ जाए तो ये लिख देना, जिसमें कहता है क्या, 6 कार्बन डाइऑक्साइड
जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं बेटा पानी के साथ और सूर्य के प्रकाश की मदद से, क्लोरोफिल भी होता है, तब वो ग्लूकोज बनाते हैं जिसका सूत्र है C6H12O6 और प्लस में बेटा ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। उसके बाद महत्व क्या है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है ये, और साथ ही बेटा भोज्य पदार्थ भी हमें प्रदान करता है। अम्ल और क्षारक में उत्तर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अम्ल क्षारक वाला अगर चैप्टर आ रहा है तो पूछा जाएगा। अम्ल क्षारक के बारे में अगर उत्तर देते हैं आप तो आप याद रखेंगे पीएच का मान अम्ल में 7 से कम आता है, क्षार में 7 से ज़्यादा आता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। स्पर्श करें अगर हम तो अम्ल जो है बेटा वो जलन उत्पन्न करते हैं, और जबकि जो क्षारक होते हैं वो साबुन जैसा फिसलन नुमा छूने में लगता है। उदाहरण के तौर पर नींबू का रस, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी अम्ल हैं। बेकिंग सोडा, साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारक हैं। धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, दोनों के दोनों ही, और वसा तेल को साबुन में परिवर्तन करने का काम क्षारक का होता है। संकेत की बात करें तो लिटमस को नीले को लाल कर देता है अम्ल, याद रखने वाली चीज है, और लाल को नीला कर देता है क्षारक। पादप में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। लैंगिक जनन वो जनन प्रक्रिया होती है जिसके अंदर 2 संतति की जरूरत होती है बेटा, और लैंगिक जनन सिर्फ हम नहीं दिखाते हैं, पादप भी दिखाते हैं। पादपों में लैंगिक जनन, ध्यान से सुनना, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा, जिसे गैमेट कहते हैं, आपस में संलयित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये इसके प्रक्रिया की अगर हम देखें तो मुख्य 2 चरण है बेटा, परागकण या परागण। परागण की वो प्रक्रिया होती है जिसमें पुंकेसर से परागकण निकलते हैं और मादा के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। पुरुष के, ध्यान से सुनना, पुरुष के पुंकेसर से निकलकर परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। इसमें परागण 2 प्रकार के होते हैं बेटा, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण वो परागण प्रक्रिया होती है जिसमें आप कह सकते हो परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वहीं पर परपरागण होते हैं जब परागण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जब यह परागण की प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है जब मादा अंडाणु यानी एग सेल्स मिलकर बेटा किसके साथ, पुरुष के परागण के साथ मिलकर बीज का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो भ्रूण है यानी एम्ब्रायो विकसित होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। महत्व की बात करें तो ये जेनेटिक वेरिएशन दिखाता है यानी आनुवांशिक विविधता देता है, नए पौधे, नए गुणधर्म आते हैं, नई प्रजातियों के विकास में सहायता करता है। उसके बाद कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 2 उदाहरण। इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये प्रश्न, लेकिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर चुंबकीय प्रभाव आपके पेपर में आ रहा है तो फिर ये आ सकता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह किसी तार या कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न करने से है। इससे विद्युत चुंबकीय कहा जाता है या प्रभाव कहा जाता है। विद्युत चालक घंटी में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विद्युत चुंबक में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विद्युत धारा जब इसमें से प्रवाहित होती है तो विद्युत घंटी के भीतर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। लोहे के हथौड़े को आकर्षित करता है जिससे घंटी बज जाती है। विद्युत चुंबक जब किसी लोहे के धातु के चारों तरफ हम तार को लपेटते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः क्रेन में करते हैं जिससे कि कचरे वगैरह को साफ किया जाता है या फिर अलग किया जाता है। अन्य उपयोग में कह सकते हो मोटर जनरेटर में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है, कंप्यूटर के डेस्क में यूज होता है। जल संरक्षण को क्यों आवश्यक है ये कह सकते हो, जल संरक्षण को क्यों कह सकते हो महत्वपूर्ण माना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जल संरक्षण क्या है? जल जीवन के लिए आवश्यक है। इसके संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। जल की उपलब्धता क्योंकि सीमित है उपलब्धता। पृथ्वी पर जल कुल अगर हम देखें तो पहले 5% मात्रा में मीठा जल था, अब 3% मात्रा में है जो कि बहुत कम है बेटा। अत्यधिक जल दोहन की वजह से भविष्य में जल से संबंधित संकट पैदा हो सकते हैं। सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए कृषि के कार्य से लेकर नहाने धोने तक हर कार्य में हम जल का उपयोग करते हैं। पेयजल की उपलब्धता घटने से स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। संरक्षण के उपाय भी आप डाल दें इसमें। संरक्षण के उपाय, जल का पुनः उपयोग करना चाहिए, वर्षा के जल को संरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा अस्थियों और मांसपेशियों के कार्यों को समझाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये चैप्टर आ रहा है जिसमें बोन्स वोन्स के बारे में हमने पढ़ा था बेटा तो आ सकता है। मानव शरीर में अस्थियां और मांसपेशियां शरीर के संरचनात्मक और गतिशील कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं।
अस्थियां शरीर को सहारा देती हैं और आकार प्रदान करते हैं। आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि खोपड़ी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी अगर हड्डी सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है बेटा, तो लाल रक्त कणिकाएं भी नहीं बन पाती है। मांसपेशियों की अगर हम बात करें तो मांसपेशियां गति और संचालन में मदद करती हैं बेटा, भोजन को निगलने में, ध्यान से सुनना, और सांस लेने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। हृदय के मांसपेशियां हृदय को धड़कने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद आता है बेटा अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का महत्व। यह प्रश्न शायद हो सकता है पेपर में ना आए, कटा हुआ हो, लेकिन एक बार पढ़ लेने में क्या दिक्कत है। खाद्य श्रृंखला के अंदर पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पोषण का चक्र चलता है। खाद्य चक्रण, अगर फूड श्रृंखला की बात करें, हम फूड चेन की बात करें, तो ये जीवों के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है और यह प्रक्रिया दर्शाती है कि कैसे एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर है। महत्व की बात करें तो ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पौधे दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और हम उसको खाकर अपने अलग कार्यों में कार्य ले लेते हैं। अब इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, ये आप देखकर पढ़ लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो आप। उसके बाद है बेटा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यदि किसी स्तर पे मान लो हमने कहा कि यार हिरन वगैरह मर जाए या गाय भैंस मर जाए सारे के सारे, तो बेचारा शेर क्या खाएगा? शेर किसको खाता है? वही उन्हीं जीवों को खाता है जो घास खाते हैं। शेर सीधे तौर पर घास नहीं खाता है, पर शेर उन्हीं जीवों को खाते हैं जो घास खाता है। अब मैंने कहा कि मान लो हिरन सब मर गए, जेबरा मर गए, तो बेचारे शेर किसको खाएगा? तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे बेटा हमें भी अन्य भोज्य पदार्थ कहाँ से मिलेंगे? तो इसीलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि खाद्य श्रृंखला बिना पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन बिगड़ जाएगा और बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। तो प्रजातियों को अगर विलुप्त होने से बचाना है तो हमें खाद्य श्रृंखला के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो खंड है हमारा सी खंड बेटा, उसके अंदर विस्तृत उत्तर है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए है, तो 4 अंक के हिसाब से ही उत्तर देना है। 9 प्रश्न हम यहाँ पर बेटा कवर करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो पोषण के प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बेटा। पोषण क्या होते हैं, पोषण में कौन कौन से पदार्थ खाते हैं और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उन पे प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो पोषण क्या है? पोषण जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने, उसे ऊर्जा में परिवर्तित करने और उसका प्रयोग करने में कह सकते हो जुड़ा हुआ है। इसमें हम मुख्यतः 2 प्रकार से डाल देते हैं, स्वपोषी पोषण और बेटा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वो पोषण होते हैं जिन पोषण के अंदर या जिन पोषण विधि के अंदर कोई भी जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण में पोषण की प्रक्रिया कोई भी जीव खुद ही कर लेता है, उसके लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसमें भोजन अपने आप बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें आप कह सकते हो प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हरे पौधे, शैवाल, एल्गी, फंगाई ये सब आ जाते हैं। परपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं करते हैं, किसी और जीव से प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या हैं? परपोषी तो है, हमें पेड़ पौधों की जरूरत है, अन्य जीव जंतुओं की जरूरत है, तो हम परपोषी पोषण में आते हैं। इनमें दूसरे पर जीव निर्भर रहते हैं, भोजन को सीधे तौर पर उनसे ग्रहण कर लेते हैं और बेटा ऊर्जा के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बीच में अंतर। अब आप कहोगे कि सर हर क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंट लिख रहे हो, क्या मतलब है सर आपका? बेटा ये वही क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो पेपर में 10 सालों में पूछे गए हैं। बाकी आप करो या ना करो ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन यही समझ लो पेपर लीक हो गया, ऐसा समझ लो पेपर लीक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं पेपर डिट्टो यही आएगा, पर पेपर यहीं से आएगा। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब कहता है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या है? भैया रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। और भी है। तो पहला कहता है विशेषता। विशेषता में परिभाषा पर अगर हम गौर फरमाएं तो कहता है कि जब पदार्थ केवल आकार, स्वरूप और अवस्था बदलती है, आंतरिक संरचना नहीं बदलती, उसे हम कहते हैं क्या बेटा? उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है जब कोई पदार्थ आंतरिक संरचना बदल ले और नया पदार्थ बना ले, अधिक पदार्थ बना ले, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में है बर्फ का पानी बनना, कागज को मोड़ना, पानी का भाप बनना।
रासायनिक परिवर्तन में है कागज का जलना, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना। उसके बाद नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः पलटा जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद अगला प्रश्न आता है बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। सर्कुलर सिस्टम सिलेबस से शायद डिलीट हो चुका है, पर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, शायद कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने कवर करने की कोशिश की। रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हृदय से होकर अन्य भागों में रक्त जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में शरीर में रक्त, पोषक पदार्थ, तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों का इधर उधर पहुंचाना होता है। इसमें 3 मुख्य घटकों से मिलकर ये होता है। पहला है हृदय बेटा। हृदय अपने आप में पंप की तरह काम करता है। इसके 4 कक्ष होते हैं, जिसे बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय के नाम से जानते हैं। उसके बाद रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसे धमनी, शिरा और कोशिकाएं कहते हैं, या फिर कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरी को कोशिकाएं भी कहते हैं, कोशिकाएं, है ना। द धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। सिराएं पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हमारे वापस हृदय तक लाता है। और कोशिकाएं रक्त के जो मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं उनके आदान प्रदान में मदद करते हैं। उसके बाद तीसरा है रक्त में हमारे पास प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं बच्चों। उसका डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इन सबसे मिलकर बना होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थों को पहुंचाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है जल के गुणधर्मों को वैज्ञानिक आधार पर समझाना है हमें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी बार बेटा पूछा गया है। अब जो जल का महत्व है वो तो हम सभी को पता है, पीने, नहाने, खाने, धोने, इन सभी में। लेकिन इसमें वैज्ञानिक आधार पर वर्णन करना है। वैज्ञानिक आधार का मतलब हो गया हमारे शरीर में जल की भूमिका क्या है, आसपास में जल की भूमिका क्या है, उसको वैज्ञानिक आधार पर समझाना है। तो कहता है जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो वैज्ञानिक पहलू छुपे हुए हैं। पहला आता है उच्च तापीय क्षमता, हाई हीट कैपेसिटी। जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है बेटा। इसके कारण से पर्यावरण में संतुलन तापमान का बना रहता है। कैसे भूल सकते हो आप बेटा वो जो हमने पढ़ा था ना कि जल समीर और थल समीर पढ़ा था, याद है? जल समीर और थल समीर जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, पानी वाले एरिया, वहाँ पर होता है ना ये। अब जल नहीं होते तो क्या होता, सोच कर देखो। क्यों ये जल समीर और थल समीर का कॉन्सेप्ट हम वहाँ नहीं पढ़ते हैं राजस्थान में, क्यों हम समुद्री इलाके में पढ़ते हैं? क्योंकि समुद्री इलाके में पानी है बेटा। तो कहीं ना कहीं उच्च तापीय क्षमता होने की वजह से ये धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। उसके बाद घनत्व और असामान्यता की बात करें तो जल 4 डिग्री सेल्सियस पर अत्यधिक घनत्व में होता है और इसकी क्षमता तापमान के बढ़ने से घट जाती है। इसीलिए झीलें, नदियाँ ऊपर से जमती हैं लेकिन नीचे नहीं जमती। नीचे जो जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं बेटा, वो बने रहते हैं। अब सोचो, जल का अगर मान लो नदियों और नालों का पानी जमने लग जाए सर्दियों में तो जलीय जीव तो मर जाएंगे, लेकिन वो जलीय जीव नहीं मरते क्योंकि कभी भी पानी ऊपर से जमना शुरू होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है सार्वभौमिकता विलय, यानी कि ये सब चीज़ों में मिल जाता है तो ज़्यादातर जीवों को इसकी ज़रूरत है बेटा अपने पोषक पदार्थों को अनेक अंगों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद कहता है सरफेस टेंशन, यानी कि सतह के ऊपर होने वाला तनाव। सतही तनावों की वजह से कुछ जो कीट होते हैं वो जल पर तैर पाते हैं, डूबते नहीं हैं, क्योंकि उसका वो सरफेस टेंशन एक नया फैक्टर कह सकते हो है। उसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वायुमंडल से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये आ सकता है बेटा। वायुमंडलीय दबाव यानी वह बल है जो वायु पृथ्वी की सतह पर डालती है और ये कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे ऊंचाई पर निर्भर करती है बेटा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है क्योंकि ऊपर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। तापमान बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है जिससे कि दाब कम हो जाता है। तापमान के बढ़ने से दाब कम होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ठंड के दिनों में हवाएं कम चलती हैं, गर्मियों के दिनों में हवाएं ज़्यादा चलती है, क्योंकि गर्मी में तापमान ज़्यादा होने से हवाएं हल्की हो जाती हैं
और कह सकते हो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। नमी, जलवाष्प की अधिकता से वायु दाब घटता है क्योंकि जलवाष्प हल्की गैस होती है। उसके बाद आता है पारितंत्र, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके घटकों को बताना है आपको बेटा। पारिस्थितिक तंत्र में बेटा कई घटक होते हैं। अगर हम घटकों की बात करें तो जैविक घटक और अजैविक घटक, दो तरह के घटक होते हैं। जैविक घटक होते हैं जो जीव जंतु से संबंधित हैं, जैसे पौधे, अन्य जीव जंतु, बैक्टीरिया वगैरह। अजैविक घटक वो होते हैं जैसे कि आपका सूर्य हो गया, जल हो गई, वायु हो गए, पौधे हो गए, मिट्टी हो गई, ये सब अजैविक घटक होते हैं। बल तथा दाब में अंतर, इसको बिल्कुल बिल्कुल भी मिस करना नहीं बेटा, बिल्कुल भी मिस करना नहीं, क्योंकि पेपर में ये पूछा जाने ही वाला है। बल क्या है? किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले धक्के और खिंचाव को बल कहते हैं। दाब क्या है? किसी सतह पर डाले गए प्रति इकाई क्षेत्र को बल कहते हैं। दाब बराबर होता है बेटा क्या? बल का क्षेत्रफल, और आप कह सकते हो दाब जो होता है वो दाब लिख सकते हैं, वो होता है बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, लेकिन आप इससे समझ सकते हो बल बटे में क्षेत्रफल दाब का सूत्र होता है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा, बल अगर बढ़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा। इसीलिए नुकीली चीज़ें होती हैं वो आसानी किसी भी चीज़ में घुस जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा हो जाता है। विद्युत धारा क्या है? इसका उपयोग एवं महत्व बताइए। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो आवेशित कणों को प्रवाह करने की दर होती है। आवेशित कण जितने ज़्यादा प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा उतनी ज़्यादा प्रवाहित होती है। इसका उपयोग विद्युत के उपकरण चलाने में, संचार प्रणाली में और परिवहन तंत्र में किया जाता है। घरेलू उपकरण में जैसे पंखे, बल्ब, टीवी, उद्योगों जैसे मशीनें, फैक्ट्री, चिकित्सा यानी MRI स्कैनिंग में यूज़ किया जाता है। पौधों एवं जंतुओं की श्वसन की प्रक्रिया में अंतर क्या है, ये बताना है। ये पेपर बेटा बिहार बोर्ड में पूछा गया है इस साल, और ये पेपर जो है वो झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है। तो हो सकता है कि आप लोगों के पेपर में भी आ जाए। तो कहता है कि पौधे और जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया में अंतर क्या है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और इसमें कहता है जंतुओं में ऑक्सीजन का उपभोग करके ऊर्जा उत्पन्न होती है। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पौधे, वहीं पर जो जंतु होते हैं दिन में ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। श्वसन स्थल पत्तियां, जड़ें और तने हो सकते हैं, जबकि श्वसन स्थल जंतुओं में फेफड़े, गिल्ज और त्वचा के द्वारा होते हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास आखिरी खंड, खंड डी, जिसके अंदर 5 अंकों के 3 प्रश्न हैं, बहुत ही ज़रूरी। जिसमें से ये जो प्रश्न है आपके पास बेटा, समझ लो पेपर में ये आ ही गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसे चित्र सहित बताइए। प्रकाश जब किसी सतह से टकराती है तो उससे टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह मुख्यतः चमकदार सतह की वजह से होता है। चमकदार यानी कि कोई भी सतह हो सकती है, चाहे जल वाली सतह हो सकती है, धातु की सतह हो सकती है, दर्पण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसमें परिवर्तन के समय आपके 2 नियम आते हैं। पहला आता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम एंगल I कहते हैं, परावर्तन कोण को बेटा एंगल R कहते हैं, और एंगल I और R बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सब एक ही समतल में होते हैं। ये जो आ रही है बेटा इसे आपतित किरण कहते हैं, ये जो जा रही है बेटा इसे परावर्तित किरण, और अभिलंब होता है जो कि इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसे हम बनाते हैं, जिससे कि हम आपतित कोण और परावर्तित कोण देख सकें। आपतित कोण यहाँ बनेगा, परावर्तित कोण बेटा यहाँ बनता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। दोनों के दोनों नियम बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। मुझे पता है अगर आप ये अभी नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सुन रहे हो मेरी बात, पेपर में आ गया फिर बाद में पछताओगे, क्या फ़ायदा। उसके बाद परावर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। नियमित परावर्तन जिसमें सतह समतल होती है और परावर्तन में आने वाली सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, जाने वाली आपस में समांतर। वहीं पर अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन वो परावर्तन होता है जिसमें समतल दर्पण या समतल सतह नहीं होती है। आने वाली सभी के सभी समांतर तो होती हैं, लेकिन जाने वाली बेटा समांतर नहीं होती हैं।
उसके बाद आता है जीवों में जनन के प्रकार का विस्तार से समझाइए। जीवों में जनन बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहले जनन की परिभाषा दे देना। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपनी जैसी संतति को पैदा करती हैं। ये दो प्रकार की हो सकती हैं। लैंगिक जनन में ऐसी जनन होती है, विधि होती है बेटा, जिसमें आप कह सकते हो नर और मादा दोनों युग्मकों की जरूरत होती है। यह मुख्यतः पशुओं, पक्षियों, फूलों में होता है। लैंगिक जनन के प्रकार में भी आपके पास आ जाता है आंतरिक निषेचन के द्वारा और बाह्य निषेचन के द्वारा। आंतरिक निषेचन जिसमें नर युग्मक मादा शरीर के अंदर प्रवेश करके निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, और बाह्य निषेचन होता है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ शरीर के बाहर निषेचन करते हैं। आंतरिक निषेचन दिखाते हैं मानव, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब, और बाह्य निषेचन दिखाते हैं बेटा मेंढक, मछली या फिर जलीय जीव। अलैंगिक जनन क्या होता है? ये एक प्रकार की जनन की विधि है जिसमें ना तो नर होता है ना मादा, सिर्फ एक ही जनक संतति की जरूरत होती है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे द्विविभाजन जनन प्रक्रिया जो अमीबा और पैरामीशियम में होता है बेटा, मुकुलन जो कि ईस्ट और हाइड्रा में होता है, स्पोर जनन फफूंद, ब्रेड मोल्ड में होता है, और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा यानी कंद जनन जिसमें आलू, प्याज और गाजर आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषक के प्रकार और उनके प्रभावों पर चर्चा करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। पर्यावरण के प्रदूषक का अर्थ है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, चाहे जल, वायु या मृदा को करें और उसको हानि पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो हार्मफुल गैस जो होते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धूल के कण, ये सब कहीं ना कहीं वायु में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बेटा श्वसन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, अम्लीय वर्षा होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके बाद आता है जल प्रदूषण, नदियों, झीलों, तालाबों का पानी कचरे वगैरह की वजह से, औद्योगिक जो अवशिष्ट पदार्थ है उनकी वजह से क्या होता है बेटा, खराब हो जाता है, और ख़राब होता है तो पानी पीने योग्य नहीं बचता, जलीय जीव मर जाते हैं, और बेटा बहुत सारी जलीय बीमारी फैलती है। मृदा प्रदूषण की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों की वजह से मृदा प्रदूषित हो जाती है। कृषि उत्पादन में कमी होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। आखिरी आता है बेटा ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं, इससे सुनने की क्षमता जो है वो खराब होती है, मानसिक तनाव पैदा होता है बेटा, जलीय जीवों के अंदर जो जीवन चक्र है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रदूषण मानव और अन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा है। इसे रोकने के लिए हमें कचरे का निपटान अच्छी तरीके से करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को भी लगता है बेटा कि मैंने वो सभी प्रश्न कराने की कोशिश की जिससे कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर भी रिवाइज हो गए और आपके चैप्टर से क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स भी कवर हो गए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिले और पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। लगभग मैंने आप लोगों का 35 मिनट यहाँ पर टाइम लिया है और इस 35 मिनट के अंदर लगभग मैंने आपको हर एक वो चीज़ कराने की कोशिश की है बेटा जो पेपर में आ सकता है। MCQs इन सभी क्वेश्चन में से और भी बन सकते हैं, तो इन सभी के उत्तरों को ध्यान से खुद पढ़ लेना, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके बेटा इन सभी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले लेना, बाद में बैठकर पढ़ लेना जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ज़रूरत लगे लिखने की तो बेटा लिख भी लेना। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।